2026 आ गया एंड आई नो आपका थाईलैंड जाने का प्लान बन चुका है, बट डाउट्स बहुत सारे हैं। मैं रिसेंटली अपने पहले थाईलैंड ट्रिप से आ चुका हूँ और मेरे भी सेम डाउट्स थे। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। इमिग्रेशन से लेके डॉक्यूमेंट्स, होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और अगर ये आपकी फर्स्ट थाईलैंड ट्रिप है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले इमिग्रेशन और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। जब आप अपना बोर्डिंग पास लेंगे उसके बाद आपको इंडिया वाले इमिग्रेशन पे जाना है। वो आपका पासपोर्ट चेक करेंगे और आपका एक डिजिटल फोटोग्राफ लेंगे। करना कुछ नहीं है, बस प्लेन बोर्ड करो और थाईलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचो। तो थाईलैंड एयरपोर्ट लैंड करते ही जब आप वहां के इमिग्रेशन पर पहुंच जाओ तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मैंडेटरली होने ही चाहिए। तो थाईलैंड इमिग्रेशन पे पहुंचते ही वो लोग सबसे पहले आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास चेक करेंगे। उसके बाद आपके होटल बुकिंग, जिसमें आपके होटल का नाम और एड्रेस होगा, और साथ में ही आपका रिटर्न टिकट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, TDAC यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, जो कि मैंडेटरी होता है हर इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए जो थाईलैंड जाना चाहता है। और ये TDAC आपके थाईलैंड आने से 3 दिन पहले फिलअप होनी चाहिए, यानी कि फिलअप करने का डेट आपके थाईलैंड आने से 3 दिन पहले का होना चाहिए। और ये TDAC आप खुद भी ऑनलाइन फिल कर सकते हैं या फिर आपका ट्रैवल पार्टनर जहां से आपने बुकिंग्स वगैरह की हैं वो आपके लिए फिल करके दे सकता है। और अगर आप TDAC खुद ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन में आपको मिल जाएगा। गाइज, एक वर्ड ऑफ कॉशन या प्रिकॉशनरी मेजर बता देता हूँ। इमिग्रेशन से लेके वेटिंग हॉल तक आपको अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट संभाल के रखना है। बिकॉज मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था कि मैंने अपना बोर्डिंग पास खो दिया था। आई लॉस्ट माई बोर्डिंग पास हेयर while eating my pizza and it almost cost me my Thailand trip. Guys, this is a terrible experience कि सब लोगों ने प्लेन बोर्ड कर लिया है और सिर्फ आप वहाँ पे रह गए हो just to get your boarding pass. But thank God and thanks to the Indigo staff जिन्होंने eventually मुझे एक नया बोर्डिंग पास दिया and I could board my flight. I would suggest कि आप दिन की फ़्लाइट्स बुक कर ले, क्योंकि 5 घंटे लगते हैं इंडिया से थाईलैंड पहुंचने में, ताकि जब आप ओशन के ऊपर से ट्रैवल करें तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू न मिले जहां पे आपको कुछ दिखाई न दे। सो मॉर्निंग या आफ्टरनून फ्लाइट वुड बी द बेस्ट टू एक्सपीरियंस फ्लाइंग ओवर द ओशन विद ब्लू और ग्रीन वाटर्स। ऑल राइट, सो थाईलैंड हम पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। बट इमिग्रेशन की तरफ जाते जाते आपको एक शॉकर मिल सकता है। अगर आपको वॉशरूम जाना है, यानी कि नंबर 2 जाना है, तो एयरपोर्ट वाले वॉशरूम में नहीं जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इन वॉशरूम्स में जेट स्प्रे नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ टिश्यू पेपर से काम चलाना पड़ता है। आई हैड ए टेरेबल एक्सपीरियंस, सो आई एम गिविंग यू अ हेड्स अप। आई थॉट है पीछे वाला तामझाम शायद धोने के लिए होगा, बट आई वॉज रॉन्ग। ये चीज़ फ्लश है और मैंने कैसे मैनेज कर लिया ये मैं ही जानता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। बट गाइस, जस्ट होल्ड इट विद इन और होटल पहुंच के वॉशरूम यूज़ करना। हमने पहले बहुत सारे होटल्स की रिसर्च कर ली थी जो कि इंडियन फ्रेंडली हो और जहां पे वॉशरूम्स भी सूटेबल हो। हमने जिस होटल में स्टे किया था उसका नाम है रमाडा बाय विंदम दीवाना, जो कि फुकेट में लोकेटेड है। इस होटल का स्टे एक्सपीरियंस और रूम्स का रिव्यू, इन डेप्थ रिव्यू मैंने एक वीडियो में बनाया और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो अब बात करते हैं सिम कार्ड आप कहाँ से ले सकते हो। वैसे तो इमिग्रेशन पास करके आपको बहुत सारे कियोस्क और काउंटर्स मिलेंगे जहाँ पे टूरिस्ट सिम अवेलेबल होते हैं। एयरपोर्ट से ही सिम कार्ड लेना बेटर रहता है बिकॉज ये इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। मैंने भी यहाँ से ही सिम कार्ड लिया था, जिसमें मुझे 15 GB का डेटा मिला 8 दिन के लिए, और इसमें कुछ मिनट्स के लोकल कॉल्स भी इंक्लूडेड हैं। और इसका कॉस्ट अराउंड 350 बात था, बट आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बाकी प्लान्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमने ग्रैब ऐप से कैब बुक करी और इसका पिकअप पॉइंट आपको एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही नज़र आ जाएगा। अब हम कैब में बैठ चुके हैं और थाईलैंड का सबसे पहला इंप्रेशन ये आता है कि ये कंट्री कितनी क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है, और मन में यही ख्याल आता है कि इंडिया कब इतना क्लीन और सोफिस्टिकेटेड होगा। यहाँ पे फुटपाथ सिर्फ इंसानों के चलने के लिए, ना कि 2 व्हीलर्स के लिए, और यहाँ की सारी गाड़ियाँ ट्रैफिक रूल्स ओबे करती हैं। एनीवे, कैब से होटल पहुँचने में हमें अराउंड 1 घंटा लगा, जो कि था 45 to 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में, और इस कैब का ट्रिप का कॉस्ट था अराउंड 1000 बात। सो हम होटल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ।
वो ये है कि थाईलैंड में लैंड करने से पहले होटल रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आप स्टे कर रहे हो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके पूरे थाईलैंड एक्सपीरियंस का। सो मैंने जिस रूम में स्टे किया उसका एक फुल इन डेप्थ रिव्यू मैंने आपके लिए बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में जो आई बटन है वहाँ पे भी, गो चेक इट आउट। तो अब बात करते हैं फॉरेक्स या करेंसी एक्सचेंज की। आपको कितने पैसे लेने चाहिए अपने थाईलैंड ट्रिप के लिए? देखो, इंडिया में पूरे पैसे एक्सचेंज कराना ज़रूरी नहीं है। थाईलैंड एयरपोर्ट पे भी आपको बहुत सारे मनी एक्सचेंज काउंटर्स मिल जाएंगे। मेरा सजेशन ये होगा कि एयरपोर्ट पे सिर्फ मिनिमम अमाउंट एक्सचेंज करो आपके पहले दिन के लिए, और बाकी कैश आप सिटी के काउंटर से एक्सचेंज करा सकते हो जहाँ पे बेटर रेट मिलता है। जैसे इंडिया में यूजुअली मार्केट्स में बहुत सारे एटीएम्स मिलते हैं, वैसे ही थाईलैंड में आपको एटीएम्स के साथ साथ बहुत सारे मनी एक्सचेंज काउंटर्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप पैसे इजीली एक्सचेंज करा सकते हो। इसका एक ऑल्टरनेटिव है, वो ये है कि आप 90% पैसे इंडिया से ही एक्सचेंज करा के लाओ। मैंने भी यही करा था, अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू पैसे एक्सचेंज करवाए थे विद प्रॉपर बिल, बिकॉज मैं स्ट्रेस में नहीं पड़ना चाहता था कि पैसे कहाँ से निकालूं, कितना निकालूं, क्या एक्सचेंज रेट होगा वगैरह वगैरह। सो इन माई ओपिनियन इंडिया से ही पैसे एक्सचेंज कराओ विदाउट एनी स्ट्रेस। इनकेस आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े से बड़ा मॉल और छोटे से छोटा शॉप और रेस्टोरेंट क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है, बट उन पे यूजुअली 3 से लेकर 5% तक एडिशनल चार्ज रहता है। अब बात करते हैं थाईलैंड कितना महंगा है। देखो, अभी का एक्सचेंज रेट है 2.89, यानी कि एक थाई बात 2.89 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। सो अगर आप सिंपल सा राइस विद पालक पनीर ऑर्डर करते हैं चीप से चीप रेस्टोरेंट पर भी, तो आपको मिनिमम 500 to 600 बात स्पेंड करने पड़ेंगे, यानी कि INR ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़। सिमिलरली अगर आप कैब बुक करते हैं तो इंडिया के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव है। सिमिलरली एयरपोर्ट से लेकर हमारे होटल तक की कैब का फेयर अराउंड 1000 बात था, जिसकी डिस्टेंस रफली 45 to 50 किलोमीटर्स थी। सो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि थाईलैंड इंडियन बजट के लिए मॉडरेटली एक्सपेंसिव है, और वहाँ पे इंडिया के रेट्स एक्सपेक्ट मत करना। नेक्स्ट मॉर्निंग हम होटल के पास में ही मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। हल्की सी बारिश हो रही थी बट दैट वाज ओके। कोई प्लान नहीं था, बस मार्केट एक्सप्लोर करना था। और सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है क्लीनलीनेस। रोड्स इतने क्लीन, फुटपाथ्स क्लीन और हवा इतनी फ्रेश, कोई केओस नहीं, कोई अननेसेसरी नॉइस नहीं। आई एम श्योर आपने अभी तक अपने थाईलैंड की आइटिनरी और घूमने की जगह डिसाइड कर ली है, राइट? और अगर आपने उसमें जेम्स बॉन्ड आइलैंड भी इंक्लूड किया है तो लेट मी टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। जिस एजेंट के पास हमने अपने जेम्स बॉन्ड आइलैंड का ट्रिप बुक करवाया, शी टर्न्ड आउट टू बी वेरी पोलाइट एंड ऑनेस्ट। And for your convenience, her name is Nancy, and if you want to get in touch with her for your bookings, let me know in the comments below or send me a message on my Instagram page. मैं बहुत जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। Anyway, जब आप अपने जेम्स बॉन्ड आइलैंड का ट्रिप बुक करोगे तो इसमें आपका पिकअप, ड्रॉप और फूड इंक्लूड रहेगा। पिकअप के लिए एक फुली एयर कंडीशनड वैन आती है जो कि आपको डॉक पे ड्रॉप करेगी। इस डॉक पे आपको आपके आइलैंड ट्रिप के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दी जाएगी, यू नो द डूज एंड डोंट्स वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ आप वहाँ पे अपने लिए स्विमिंग गियर, एक्सेसरीज और सनस्क्रीन्स वगैरह वगैरह खरीद सकते हैं। तो प्रिपेयर हो जाइए आइलैंड्स पे जाने के लिए कुछ इस तरह की बोट्स पर। तो जैसा मैंने पहले कहा था, जेम्स बॉन्ड आइलैंड से पहले आपको 2-3 छोटे छोटे आइलैंड्स पे टूर कराया जाएगा।
तो आ गए हम पहली डेस्टिनेशन पे। ये बीच बहुत ही खूबसूरत है, सेक्लूडेड सा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, जैसे जेट स्की, एटीवी वगैरह वगैरह। इसके बाद हम बोट में फिर से बैठ गए और चल पड़े दूसरे आइलैंड की तरफ, जिसका नाम है होंग आइलैंड। जैसे ही आप डिफरेंट आइलैंड्स पे पहुंच जाते हो, आपका टूर गाइड उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता जाता है। यहाँ के सारे आइलैंड्स बहुत ही खूबसूरत हैं और इस होंग आइलैंड में आपको बहुत एंशिएंट केव्स देखने को मिलेंगे। इस आइलैंड के ग्रीन वाटर्स में आपको कयाकिंग करने को मिल जाएगा, जो कि इस पैकेज में इंक्लूडेड है। आपको कोई सेपरेट अमाउंट उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली आपको बस कैनो या बोट में बैठना है और उसका राइडर आपको खुद टूर करवाने ले जाएगा। बट आप खुद भी इस कैनो को इजी एरियाज में चला सकते हैं और आपको लिटरली इन केव्स के अंदर से जाना पड़ेगा इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि ये। और गाइस, यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी ही लेनी है। आपको कयाकिंग करने से पहले लाइफ जैकेट्स पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको स्विमिंग नहीं आते और आप डूब गए तो गए काम से। क्योंकि ऐसा ही एक जानलेवा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ एक बीच पे, जिसमें हम डूबते डूबते बच गए, लेकिन हमारे गैजेट्स या तो ख़राब हो गए या फिर पानी में डूब गए। ये सारे प्रिकॉशंस मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। एनीवे, यहाँ से हम निकल गए और बैठ गए बोट पे, और अब हम चल पड़े हैं इस टूर के फाइनल डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है जेम्स बॉन्ड आइलैंड। इस आइलैंड पे लैंड करते ही सबसे पहले हमें लंच के लिए ले जाया गया इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे। ये आइलैंड एक मुस्लिम फ्लोटिंग विलेज है और इस रेस्टोरेंट में आपको हलाल नॉनवेज और वेजिटेरियन भी मिलेगा। अगेन, ये बुफे आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, सो नो एक्स्ट्रा चार्जेस। थाईलैंड में आप अपनी मर्जी, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डिफरेंट लोकेशंस विजिट कर सकते हैं, बट जेम्स बॉन्ड आइलैंड एक ऐसी जगह है जो मैं 100% रिकमेंड करूंगा। बाय द वे, अगर आपके थाईलैंड डेस्टिनेशंस एक दूसरे से बहुत दूर हैं, जैसे कि 2.5 से 3 घंटे या 4 घंटे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले से ही सेपरेट होटल्स बुक करके रखें, ताकि आपका ट्रैवलिंग टाइम बच जाए। जैसा कि हमारा पहला होटल फुकेत में था, तो फुकेत के काफ़ी प्लेसेस हमने विजिट करे हैं, और उसके बाद हमने कराबी रिजॉर्ट्स बुक करे हैं, जो कि फुकेत से कम 3 घंटे की दूरी पे है, और कराबी में हमने कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करे। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें कराबी टू फुकेट बैक एंड फोर्थ नहीं जाना पड़ा। और अगर आप कराबी बीच रिजॉर्ट्स में स्टे करने का सोच रहे हैं या बुक करने वाले हैं, तो उससे पहले मेरी कराबी रिजॉर्ट्स की वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने फुल इन डेप्थ रिव्यू बनाया है। पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, क्या आपको रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है, तो वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। एक और डेस्टिनेशन है कार्निवल मैजिक के नाम से। अगर आप वहाँ जाने का सोच रहे हो तो जगह बहुत प्यारी है, बहुत ही हैपनिंग और लाइवली प्लेस है, जहाँ पे आप बहुत सारे गेम्स, एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जिनमें आपको सॉफ्ट टॉयज एज अ प्राइस मिल जाएंगे। बट कार्निवल मैजिक सिर्फ एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, यहाँ पे आप बहुत सारी जगह जा सकते हो, जैसे रिवर पैलेस, रिवर कार्निवल, किंगडम ऑफ लाइट्स, कार्निवल फन फेयर एट्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ईटरीज और रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहाँ पे आप फूड इंजॉय कर सकते हो। और टाइमिंग और टिकट्स वगैरह के लिए आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बट एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ रिगार्डिंग टिकट्स। वो ये है कि जब आप टिकट्स बुक करें कार्निवल मैजिक के लिए, तो मेक श्योर कि आप ट्रांसपोर्टेशन उसमें इंक्लूड रखें, ताकि कार्निवल मैजिक वाले ही आपके होटल से पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करें। वरना हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि हमें कैब्स बुक करने में बहुत मुश्किल आई और बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ी। रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इन रिजॉर्ट्स में स्टे कर रहे हो या नहीं, बट आप कराबी के आवनंग एरिया में इन नाइट एक्टिविटीज़ को किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते हो। कराबी के आवनंग में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो बसलिंग नाइट मार्केट, स्ट्रीट फूड और मेरा फेवरेट बीच साइड डाइनिंग विद लाइव म्यूजिक, लाइट्स और क्रेजी फायर शोज, जो कि आप एंजॉय कर सकते हो राइट फ्रॉम योर टेबल इन फ्रंट ऑफ द बीच फ्रंट रेस्टोरेंट्स। दिस प्लेस इज लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू द कराबी रिजॉर्ट्स, जो कि आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की और उस जानलेवा इंसिडेंट की जो मैंने कहा था वीडियो के एंड में बताऊंगा, और वो जगह जहां आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले रायले बीच। अगर आप आवनंग कराबी में रुके हैं और रायले बीच जाना चाहते हैं तो मत जाना, बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रायले बीच आप कैसे जा सकते हो। रायले बीच जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लॉन्ग टेल बोट। आवनंग कराबी में आप इस लॉन्ग टेल बोट की टिकट किसी भी रोड साइड टिकट काउंटर या कियोस्क से बुक कर सकते हैं, जिसका प्राइस होता है 200 बात पर पर्सन फॉर राउंड ट्रिप। जब आप इन लॉन्ग टेल बोट से बहुत तेजी से समंदर के बीचों बीच जा रहे होते हैं, ये बहुत ही टेरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है। और क्योंकि ये लॉन्ग टेल बोट स्पीड बोट्स के मुकाबले में स्टर्डी और वेल बिल्ट नहीं होते हैं, और समंदर का पानी आप पे ओकेजनली उड़ता रहता है, जब फाइनली रायले बीच लैंड करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन यही होता है कि ये थाईलैंड तो नहीं हो सकता। और ऑल्दो इसका पानी ग्रीन दिखता है, बट समंदर में जाते ही पता चलता है कि ये कितना गंदा पानी है। और एग्जैक्टली इसी बीच पर मेरे और मेरे वाइफ के साथ वो जानलेवा इंसिडेंट हो गया। हमने कयाकिंग बुक करी और अकेले ही राइड करने लगे। उस पानी में थोड़े बहुत वेव्स थे एंड हम बीच से कुछ 9 से 10 फीट दूर थे, और हमारी बोट ऑल ऑफ ए सडन वेव से फ्लिप हो गई और हम पानी में गिर गए। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम कयाकिंग कर रहे थे। उस इंसिडेंट में मेरे 80,000 रुपीज़ का Insta360 कैमरा समंदर में गिर गया। साथ ही साथ मेरा आईफोन और मेरी वाइफ का सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, उन दोनों फोन्स में वाटर डैमेज हो गया। इट वॉज लिटरली अ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, और हम सिर्फ हमारे लाइफ जैकेट की वजह से बच गए। मेरे आईफोन का रिप्लेसमेंट कॉस्ट 85,000 रुपीज़ था, और क्योंकि मेरी वीडियोस और फोटोज़ का बैकअप मैंने नहीं लिया था iCloud पे, सो आई हैड टू गो फॉर द रिप्लेसमेंट एंड इट कॉस्ट मी 80,000 रुपीज़। बहुत महंगा पड़ा मुझे थाईलैंड का ट्रिप। सो प्लीज टेक एक्सट्रीम कॉशन बिफोर गोइंग फॉर कयाकिंग एट दिस बीच और एनी अदर बीच, अदरवाइज यू विल रिटर्न सो डिसअपॉइंटेड और आपका सारा ट्रिप बर्बाद हो जाएगा। द बेस्ट प्रिकॉशन इज आप पहले से ही वाटरप्रूफ बैग में अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग फोन्स और कैमरा सेव करके रखें। सो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप ये आपकी अपकमिंग ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा एंड आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो ड्रॉप मी अ कमेंट बिलो, मैं सिर्फ 5 मिनट में रिप्लाई कर देता हूँ। एंड जाते जाते वन मोर थिंग गाइस, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत मेहनत लग गई। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा आपके थाईलैंड ट्रिप को प्लान करने में, तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप मेरे चैनल फ्यूल एंड गियर को सब्सक्राइब कर लो। इट वुड रियली रिवॉर्ड माई हार्ड वर्क। See you guys in the next video and have a wonderful and a safe journey to Thailand.